हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हो आप सब। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। आई सुमन कौशिक वेलकम यू ऑल ऑन माय यूट्यूब चैनल द साइंस क्वेश्चन। आज जो हम चैप्टर कर रहे हैं ये बहुत सारे बच्चों को डिफिकल्ट लगता है, बट ट्रस्ट मी, अगर आप ध्यान से सुनेंगे और समझेंगे तो ये आपको बिल्कुल भी डिस्टर्बिंग नहीं लगेगा। इनफैक्ट ये आपके लिए इंटरेस्टिंग होने वाला है। एंड सीबीएसई बोर्ड के काफी ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो हिंदी मीडियम से बिलोंग करते हैं, तो उन्हें भी ध्यान में रखते हुए मैंने चैप्टर को बाइलिंगुअल यानी हिंदी और इंग्लिश दोनों ही मीडियम में एक्सप्लेन किया है। सो व्हाट वी आर वेटिंग फॉर, लेट्स स्टार्ट आवर वीडियो। आज हम पढ़ रहे हैं चैप्टर 8 अनुवांशिकता यानी हेरिडिटी। ये जो चैप्टर है ये बोर्ड एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है और इन सारे टॉपिक को मैंने इस वीडियो में कवर किया है। तो चलो आगे बढ़ते हैं। जैसा कि आप अपने पिछले चैप्टर में पढ़ के आए हैं कि जनन एक वह प्रक्रिया है जिसमें एक जीव अपने जैसे दूसरे जीवों को जन्म देता है। रिप्रोडक्शन is the process which gives rise to new individuals that are similar but subtly different. अब जो इंडिविजुअल होता है उसके अंदर कुछ विभिन्नताएं भी होंगी और कुछ क्या होंगी, सिमिलैरिटी भी होंगी। एंड ये जो रिप्रोडक्शन है ये दो तरह का होगा, एक एसेक्सुअल एंड सेक्सुअल, यानी कि अलैंगिक जनन और लैंगिक जनन। अलैंगिक जनन में सिंगल पेरेंट इन्वॉल्व होता है, सिंगल पेरेंट। एंड सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में दोनों पेरेंट इन्वॉल्व होते हैं, मेल एंड फीमेल, बोथ पेरेंट्स आर इन्वॉल्व। अब जो जनन है, आप देखते हैं कि जो नया जीव उत्पन्न होता है उसमें समानता भी होंगी और विभिन्नता दोनों ही पाई जाती हैं। तो पहले हम विभिन्नता के बारे में डिस्कस करते हैं। अब ये जो विभिन्नताएं हैं ये जनरेशन टू जनरेशन क्या होती है, एक्यूमुलेट हो जाती है। इसको समझते हैं इस डायग्राम के थ्रू। अब सपोज ये जो एक डायग्राम है ये एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन को शो कर रहा है, रिप्रोडक्शन शो कर रहा है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का। क्यों? क्योंकि यहाँ एक सिंगल पेरेंट इन्वॉल्व है, सिंगल पेरेंट इन्वॉल्व है, ये अपने जैसे दो ऑर्गेनिज्म को रिप्रोड्यूस कर रहा है। और आप देखिए यहाँ एक वेरिएशन आ रही है, यहाँ इस पॉइंट पे वेरिएशन है एंड यहाँ इस पॉइंट पे वेरिएशन है। दोनों ही ऑर्गेनिज्म अपने पेरेंट्स से बेसिक स्ट्रक्चर में तो सेम है, बट यहाँ इसके अलावा इसमें दोनों में वेरिएशन भी डेवलप हो गई है। अब ये नेक्स्ट जनरेशन में जब ये दो ऑर्गेनिज्म अपने जैसे दो ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस कर रहा है तो यहाँ भी बेसिक स्ट्रक्चर दोनों का सेम है, बट दोनों में फिर जो है वेरिएशन क्रिएट हो रही है। ये देखिए वेरिएशन क्रिएट हो गई यहाँ पे इस पॉइंट पे वेरिएशन आ गई। एंड यहाँ देखिए इसमें भी क्या हो रहा है, यहाँ भी वेरिएशन पास हो रही है। यहाँ भी बेसिक स्ट्रक्चर दोनों का सेम है बट वेरिएशन देखने को मिल रही है। तो हमने देखा कि ये जो चार लिविंग बीइंग रिप्रोड्यूस हुए हैं ये चारों का जो एंसेस्टर है वो सेम है, पर इनकी जो वेरिएशंस हैं वो ये चारों इंडिविजुअल लेवल पर एक दूसरे से अलग होते हुए भी कुछ जो वेरिएशन है वो इनके एंसेस्टर से मिलती जुलती है, इनका बेसिक स्ट्रक्चर। उसके अलावा इन सब में एक नई वेरिएशन भी है जो यूनिक है इन सभी के अंदर। तो अब ये जो वेरिएशन है ये किस तरह से एक इंडिविजुअल को सरवाइव करने में हेल्प करती है हम ये समझेंगे। अब सपोज कोई जो स्पीशीज है वो एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पर सरवाइव करती है और एनवायरनमेंट में चेंज होने के साथ टेम्परेचर इंक्रीज हो जाता है, टेम्परेचर इंक्रीज होगा। अब जिन स्पीशीज के अंदर वेरिएशन यूनिक वेरिएशन डेवलप हो गई है जो हाई टेम्परेचर पे सरवाइव करेंगी तो वो स्पीशीज तो एनवायरनमेंट में सरवाइव कर जाएंगी, और जो दूसरी स्पीशीज जो सरवाइव नहीं टेम्परेचर के अकॉर्डिंग अपने आप को डेवलप नहीं करेंगी वो सरवाइव नहीं करेंगी। तो इनका इंपॉर्टेंस क्या हुआ वेरिएशन का, ये हेल्प करती है किसी स्पीशीज को सरवाइव करने के लिए। इट हेल्प ऑर्गेनिज्म टू अडेप्ट अकॉर्डिंग टू द चेंजिंग एनवायरनमेंट, कि जो परिवेश है वो बदलते परिवेश के अनुरूप अपने आप को ढालने में मदद करती है। एंड इट हेल्प्स स्पीशीज टू इमर्ज स्ट्रॉन्ग इफ फेवर्ड बाय नेचर सिलेक्शन, और ये किसी प्रजाति को मजबूत बनने में मदद करती है कि प्राकृतिक चयन का समर्थन करते हुए। अब हम पढ़ेंगे अनुवांशिकता के बारे में। अनुवांशिकता क्या होती है? अनुवांशिकता होती है माता पिता से उनके संतान तक, संतति तक विशिष्ट विशेषताओं का संचरण, ट्रांसमिशन ऑफ पर्टिकुलर कैरेक्टरिस्टिक्स फ्रॉम पेरेंट टू देयर ऑफस्प्रिंग। आपको भी ऐसे बहुत से लक्षण होंगे जो आपको वंशांगत प्राप्त हुए होंगे, अपने पेरेंट्स से प्राप्त हुए होंगे, जैसे आंखों का रंग, त्वचा का रंग, बनावट, बालों का रंग, ऊंचाई और कुछ। अब ये देखो सारी विशेषता ही पास नहीं होती हैं, कुछ ऐसी बीमारियां भी हैं जो हमें जन्मजात मिल जाती है, जैसे सिकल सेल अनीमिया, मधुमेह यानी डायबिटीज एंड एड्स। ये सब बीमारियां जो हैं
ये भी पास ऑन हो जाती है एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन तक। तो ऐसे जो कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं जो एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में पास होते हैं, उन कैरेक्टर्स को, उन ट्रेड्स को हम बोलते हैं इनहेरिटेड ट्रेड्स। अब ट्रेड के एग्जांपल हमने यहाँ समझ लिए हैं, जैसे आई का कलर, स्किन का कलर एंड टेक्सचर, हेयर कलर, हाइट, सर्टेन डिजीज लाइक सिकल सेल एनीमिया एंड डायबिटीज एक्सेट्रा। अब ये जो हेरिडिटी के जनक हैं, हेरिडिटी के जनक ग्रेगर जॉन मेंडल, इन्हें अनुवांशिक का जनक कहा जाता है। सबसे पहले इन्होंने ही एक पी प्लांट पर एक्सपेरिमेंट किए थे। पी प्लांट पर उन्होंने एक्सपेरिमेंट किए, सेवरल एक्सपेरिमेंट उन्होंने परफॉर्म किए और अपने रिजल्ट के बेसिस पर उन्होंने ऐसे कंक्लूजन दिए जो हमें बताते हैं कि किस तरह से जो लक्षण है एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन पे पास हो जाते हैं। चलिए हम मेंडल के प्रयोगों को समझते हैं। उन्होंने कौन से एक्सपेरिमेंट दिए थे और किस तरह से योगदान दिया था। उन्होंने कहा कि लक्षणों की जो वंशागति के नियम दिए थे, तो वो जो नियम है उनका जो प्रिंसिपल था, वो प्रिंसिपल क्या था, किस आधार पर उन्होंने नियम दिए थे, तो ये प्रिंसिपल था द रूल्स ऑफ इनहेरिटेंस ऑफ सच ट्रेट्स इन ह्यूमन बीइंग्स आर रिलेटेड टू द फैक्ट दैट बोथ द फादर एंड मदर, यानी कि जो पेरेंट्स हैं, दैट कंट्रीब्यूट प्रैक्टिकली इक्वल अमाउंट ऑफ जेनेटिक मटेरियल टू द चाइल्ड, कि जो कंट्रीब्यूशन है मेल एंड फीमेल दोनों का इक्वल अमाउंट में रहता है, यानी संतति में माता पिता दोनों का जो है अनुवांशिक पदार्थ समान रूप से अगली पीढ़ी तक स्थानांतरित होता है। अब ये कैसे होता है ये समझते हैं। अभी देखिए, मानव के अंदर क्रोमोसोम्स होते हैं 23 पेयर, 23 पेयर। तो यहाँ देखिए 23, उनमें से जो 22 पेयर हैं जो सेम होंगे दोनों में, फीमेल में भी और फीमेल में भी। अब दोनों के जो क्रोमोसोम्स हैं वो 23 पेयर में से यानी कि 46 टोटल हो जाएंगे। अब 46 जब चाइल्ड बर्थ होगा तो 23 आएंगे मेल से और 23 क्रोमोसोम्स आएंगे फीमेल से, तो दोनों मिलाकर ये चाइल्ड के अंदर हो जाएंगे 46। तो यानी कि दोनों से हाफ ऑफ जेनेटिक मटेरियल क्या है, पास हो रहा है नेक्स्ट जनरेशन के अंदर। कुछ स्टूडेंट्स को क्रोमोसोम, डीएनए और जीन में बड़ी कंफ्यूजन रहती है, तो पहले हम इसको डिस्कस कर लेते हैं कि ये कंसेप्ट है क्या। ये देखिए, हमारी बॉडी सेल से मिलकर बनी है, यहाँ तक तो सभी को पता होगा कि सब हमारी बॉडी सेल से मिलकर बनी है। अगर हम एक सेल को ले और इस सेल के अंदर क्या होगा, ये न्यूक्लियस है, सेल में होगा न्यूक्लियस और न्यूक्लियस के अंदर होते हैं क्रोमोसोम। ये देखिए आगे साइड में एक क्रोमोसोम की स्ट्रक्चर कैसी होगी, इस तरह की। अब ये इस तरह की स्ट्रक्चर है, इसमें क्या है, इसके अंदर है डीएनए, डीएनए है। डीएनए जो है एक थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होती है जो 2 मीटर लॉन्ग है एंड ये जो है कंडेंस्ड फॉर्म में इस तरह से क्रोमोसोम में होता है। अब डीएनए के अंदर होती है जीन, डीएनए के अंदर होगी जीन। अब जीन क्या है, जीन है सेगमेंट ऑफ डीएनए। यस, ये जो जीन है यही ट्रांसफर करती है कैरेक्टर को एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में। पर हर जो है जीन इंफॉर्मेशन कैरी करती है, जैसे बालों का रंग कैसा होगा, हाइट कैसी होगी, कलर कैसे होगा, ये इंफॉर्मेशन जो है जीन में होती है। यानी कि डीएनए के जो सेगमेंट होते हैं उनके अंदर हमने एक सेगमेंट को दिखाया कि ये जो सेगमेंट है, सपोज ये हाइट को कैरी कर रहा है, हाइट कैरी कर रहा है ये सेगमेंट, तो ये हाइट की जीन हो गई। अब हाइट की जीन, अब अभी हमने पढ़ा है कि पेरेंट्स से, दोनों पेरेंट्स से समान कंट्रीब्यूशन आता है, मेल से भी और फीमेल से भी। अब इस हाइट की जीन के पास दो ऑप्शन है कि जो है हाइट, सपोज फादर की हाइट ज्यादा है और मदर की कम है, तो हम कैपिटल टी और स्मॉल टी से हमने इसको रिप्रेजेंट कर लिया। तो अब एक जीन के पास दो अल्टरनेट है कि हाइट ज्यादा को ट्रांसफर करे या कम करेक्टर को लेकर जाए। तो ये जो दो अल्टरनेट हैं इसको हम बोलते हैं अलील। ये अल्टरनेटिव फॉर्म जो है जीन की, इसको हम अलील बोलते हैं। तो अलील जो है जो नेक्स्ट जनरेशन में पास हो जाएगी, यानी कि जो डोमिनेंट होगी, उसको हम बोलेंगे डोमिनेंट जीन, डोमिनेंट अलील बोल सकते हैं इसको हम। क्योंकि अब एक ऑप्शन में से इसको चूज किया है, नेक्स्ट जनरेशन में सपोज चाइल्ड की हाइट लंबी है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि जो ये वाली जीन थी ये डोमिनेंट थी और दूसरी वाली क्या थी जो डोमिनेंट नहीं थी, उसको बोलेंगे रिसेसिव, रिसेसिव, यानी कि ये अप्रभावी है और दूसरे वाली प्रभावी है। तो ये डोमिनेंट और रिसेसिव कंसेप्ट आप बिल्कुल ध्यान रखना, ये आगे के एक्सपेरिमेंट में हमें काम आएगा कि जो लक्षण प्रभावी होगा उसको हम बोलेंगे डोमिनेंट और जो प्रभावी नहीं होगा उसको हम बोलेंगे रिसेसिव।
तो आइए इसको प्रयोग से और समझते हैं अच्छे से। अब मेंडल ने जो एक्सपेरिमेंट करे थे वो पी प्लांट पर करे थे। मटर का पौधा उन्होंने चुना था। अब क्वेश्चन पेपर में हर बार आता है, क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, आप इसे स्टार भी मार्क कर लीजिए कि उन्होंने मटर के पौधे पर ही एक्सपेरिमेंट क्यों करे थे। तो इसके रीजन क्या क्या है कि इट ग्रो क्विकली, जल्दी उग जाता है ये, एंड द फ्लावर ऑफ दिस प्लांट आर बाइसेक्सुअल। अब बाइसेक्सुअल का मतलब क्या है कि दोनों मेल एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट सेम फ्लावर में होंगे। इसका मतलब है बाइसेक्सुअल है, यानी कि उभयलिंगी है, और इसलिए दे आर सेल्फ पोलिनेटिव। यहाँ सेल्फ पोलिनेशन होगा, स्वपरागण होगा, एज वेल एज क्रॉस पोलिनेशन कैन ऑल्सो बी डन। यहाँ पर परागण भी कराया जा सकता है। अगर एक जो फीमेल फ्लावर है हम उसको जो स्टेमन को निकाल दें एक फ्लावर के फूल में से, तो क्या होगा, वहां एक ही ऑर्गन रिप्रोडक्टिव ऑर्गन बच जाएगा, जैसे मेल फीमेल बच गया है, और दूसरे में से जो है स्टेमन से, दूसरे फ्लावर में से स्टेमन में से यहाँ पर इसके जो पोलन ग्रेन है इस फ्लावर में ट्रांसफर कर दिए जाएंगे, तो इसको बोलेंगे परपरागण। तो इस तरह से शॉर्ट लाइफ स्पैन ऑफ प्लांट, प्लांट का जो लाइफ स्पैन है वो शॉर्ट है। अब इससे ये बेनिफिट मिलेगा कि वो कई सारी जनरेशन को स्टडी कर पाएगा। अगर ऐसा प्लांट चूज करता जिसकी लाइफ स्पैन ज्यादा होता तो उसे बहुत वेट करना पड़ता अपने रिजल्ट के लिए। अब लास्ट है दे हैव वैरायटी ऑफ ट्रेट। यहाँ कई प्रकार के जो है विभिन्न प्रकार के गुण देखने को मिलते हैं मटर के पौधे में। वो क्या क्या है, जैसे सीड फॉर्म, कैसा सीड का आकार है, राउंड है या रिंकल्ड है, गोल है या फिर सिकुड़ा हुआ है, सीड कलर येलो है या ग्रीन है, पोड फॉर्म इन्फ्लेटेड फूली हुई है या फिर कंस्ट्रिक्टेड सिकड़ी हुई है, पोड कलर कैसा है, ग्रीन है या येलो है, फ्लावर कलर पर्पल है या व्हाइट है, फ्लावर पोजीशन एक्सियल है या टर्मिनल है, टर्मिनल मतलब ये टिप पर, या टिप पर फ्लावर है तो इसको टर्मिनल है, और ये साइड में यहाँ पर है तो ये एक्सियल पोजीशन पे है। स्टेम की लेंथ, ये जो प्लांट है वो बड़ा लंबा है या फिर छोटा है। ये 7 कैरेक्टर मेंडल ने अपने एक्सपेरिमेंट में यूज किए थे, और इन एक्सपेरिमेंट के बेसिस पर उन्होंने 3 लॉ दिए थे इनहेरिटेंस के। ये क्या क्या है, लॉ ऑफ डोमिनेंस, प्रभुत्व का नियम, जो अभी हमने डिस्कस किया था कि जो कैरेक्टर डोमिनेंट होगा मदर या फादर जीन का, वही अगली संतति में प्रभाव दिखाई देगा। दूसरा है लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, इसको हम और अच्छे से समझेंगे नेक्स्ट स्लाइड में। लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट, स्वतंत्र वर्गीकरण का नियम। हम पढ़ने जा रहे हैं मोनोहाइब्रिड क्रॉस के बारे में। मोनोहाइब्रिड क्रॉस वह क्रॉस है जिसमें हम एक कैरेक्टर को, मोनो मतलब 1 होता है, ठीक है, एक लक्षण को हम यहाँ पर स्टडी करेंगे। आपने देखा पिछले स्लाइड में कि 7 कैरेक्टर को उसने स्टडी किया था, पर मोनोहाइब्रिड क्रॉस के अंदर उसने बाकी 6 को इग्नोर किया है। अब वो सिर्फ एक ही कैरेक्टर पे फोकस किया है। अब यहाँ पर जैसे हमने हाइट को किया है, कंसीडर किया है, तो एक कैरेक्टर को लिया है, तो इसलिए इसको पढ़ेंगे मोनोहाइब्रिड क्रॉस, जहां पर एक कैरेक्टर को ही हम स्टडी कर रहे हैं, बाकी सब फैक्टर पे ध्यान नहीं दे रहे कि उसमें क्या चेंजेस आ रहे हैं। तो मेंडल ने क्या किया, एक टॉल प्लांट लिया एंड एक शॉर्ट। अब इसके जीनोटाइप पे मत ध्यान दो, सिर्फ ये समझो मेंडल ने क्या किया, फिर देखा उन्होंने क्या सोचा कि अगर एक टॉल है एक शॉर्ट है, तो जो प्रोजेनी होगी, जो जनरेशन होगी नई वाली, उसके अंदर प्लांट्स कुछ मीडियम हाइट के होने चाहिए दोनों के। अगर पर उन्होंने देखा कि मीडियम का हाइट का कोई भी प्लांट नहीं था, सभी के सभी टॉल प्लांट थे। तो इसका मतलब क्या है कि जो जीन है शॉर्ट प्लांट्स, उन्होंने सोचा कि शॉर्ट से ट्रांसफर नहीं हो रही है क्या, तो नेक्स्ट उन्होंने फिर दोबारा टोल और टोल प्लांट का यहाँ पर सेल्फ पोलिनेशन कराया, और तब उन्होंने पाया कि कुछ प्लांट शॉर्ट भी हैं। तो इसका मतलब क्या है कि वो जो फर्स्ट जनरेशन के अंदर जो सिर्फ एक ही अलील डोमिनेट था, इसलिए वहां पर वो करेक्टर शो नहीं हुआ, पर नेक्स्ट जनरेशन में रिसेसिव करेक्टर भी शो हुआ है। तो इसको हम इस तरह समझते हैं डायग्राम के थ्रू। यहाँ पर अब पेपर में आपको लिखना आएगा, तो मोनोहाइब्रिड क्रॉस को आपको ये पूरा प्रोसेस है और इसी तरह से एक्सप्लेन करना है। सबसे पहले तो आप लिखेंगे पेरेंट। अब पेरेंट क्या था, एक टॉल प्लांट और एक ड्वार्फ, ड्वार्फ मतलब छोटा और टॉल मतलब लंबा। अब ये अलील है, अभी हमने समझा कि अलील क्या है, अल्टरनेटिव फॉर्म ऑफ जीन्स है। अगर तो हम हाइट की जो अलील है हम उसको टी से, टी मतलब टॉल से हम उसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं, क्योंकि ये डोमिनेंट है तो हमने इसको यहाँ से डबल टी। अब ये तो हमें पता, पहले नहीं पता था मेंडल को, पर अब हमें पता है कि टॉल वाले कैरेक्टर डोमिनेंट है तो इसको कैपिटल टी से डिनोट करना है, और ड्वार्फ वाले को स्मॉल टी से। अब गैमेट की फॉर्मेशन कैसे होगी,
यहाँ दोनों सेम ही है, तो गैमेट के सेम सारे जो गैमेट बनेंगे यहाँ पर कैपिटल टी के ही होंगे, और यहाँ दोनों सेम है इधर भी, यानी इसको होमोजाइगस कंडीशन बोलते हैं, होमोजाइगस। अगर एक टी और ये जो कंडीशन यहाँ पर डेवलप हो रही है जब इनके हाइब्रिडाइजेशन से, एक टी, और इसको बोलते हैं हेट्रोजाइगस कंडीशन, हेट्रोजाइगस कंडीशन। अभी देखिए ये जनरेशन में देखा कि ये इस प्लांट में, क्योंकि कैपिटल टी डोमिनेंट है, डोमिनेंट एलील यहाँ पर है, तो इसीलिए जो सारे प्लांट होंगे F1 जनरेशन के वो सारे के सारे टॉल होंगे। अब इन्होंने क्या किया, F1 को F1 से सेल्फ पोलिनेशन कराया, सेल्फ यहाँ पर। उसके बाद ये गैमेट होंगे, ये देखिए इसका जीनोटाइप क्या था, यहाँ पर हेट्रोजाइगस कंडीशन है, इधर भी हेट्रोजाइगस है, ये यहाँ पर सेम है पेरेंट, दोनों के दोनों सेल्फ पोलिनेशन उन्होंने कराया है। तो जो गैमेट्स बनेंगे यहाँ से कौन कौन से गैमेट आएंगे, एक कैपिटल टी, एक स्मॉल टी, यहाँ से एक कैपिटल टी और दूसरा एक स्मॉल टी। अब एक क्रॉस यहाँ देखिए, एक बॉक्स बनाना है आपको, एक गेम की तरह इसको लीजिए, बिल्कुल सिंपल मेथड है। अब यहाँ ऊपर एक तरफ फीमेल के गैमेट लिख लीजिए और एक तरफ मेल के गैमेट लिख लिया हमने। अब दोनों को यहाँ पर मल्टीप्लाई कर दिया, दोनों को यहाँ पर मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये होमोजाइगस कंडीशन डेवलप हो जाएगी, यहाँ पर हेट्रोजाइगस, यहाँ पर हेट्रोजाइगस और यहाँ पर रिसेसिव वाली होमोजाइगस। अब जो इसका फिनोटाइप है, फिनोटाइप यानी कि F2 जनरेशन कैसे देखने को मिलेगी, ये जो है चार तरह, ये जो प्लांट्स हैं टॉल एंड ड्वार्फ, जहां पर भी कैपिटल टी होगा वहां पर सारे प्लांट टॉल होंगे, और जहां होमोजाइगस रिसेसिव की कंडीशन आएगी यानी कि दोनों स्मॉल यहाँ पर टी हैं तो ये ड्वार्फ है। तो फिनोटाइप क्या रहेगा इसका 3:1, यानी कि 75, अगर इसको परसेंटेज में बात करें तो 75% जो प्लांट थे वो टॉल थे और 25% जो प्लांट थे वो शॉर्ट थे। और इनका जीनोटाइप क्या होगा, जीनोटाइप ये देखिए यहाँ पर जो कंडीशन है वो होमोजाइगस है, दोनों कैपिटल है, और ये जो दोनों है ये हेट्रोजाइगस के 2 है यहाँ पर, और होमोजाइगस रिसेसिव के लिए यहाँ पर 1 है। तो ये इसका जीनोटाइप। तो एग्जाम में आपको इस तरह से पूरे स्टेप बाय स्टेप परफॉर्म करना है, इस तरह से आपको रिप्रेजेंट करना है क्वेश्चन। तो इस एक्सपेरिमेंट के बेसिस पे उन्होंने लॉ ऑफ डोमिनेंस दिया, लॉ ऑफ डोमिनेंस जो कहता है कि पहली जनरेशन में सिर्फ डोमिनेंट कैरेक्टर ही प्रभावी होगा, इसलिए सारे प्लांट क्या थे, टॉल थे। अब नेक्स्ट जो एक्सपेरिमेंट था वो है डाई हाइब्रिड क्रॉस। डाई हाइब्रिड है तो डाई मतलब 2, यहाँ 2 कैरेक्टर को इन्वॉल्व किया गया है, 2 कैरेक्टर की स्टडी की गई है। वो कौन कौन से हैं, शेप एंड कलर ऑफ सीड, इन दोनों को इंक्लूड किया है, बाकी अदर कैरेक्टर को इग्नोर किया गया है। अब देखिए ये जो एक हमें राउंड और ग्रीन, ये पेरेंट है, यहाँ पर एक जो सीड है वो राउंड और ग्रीन है, और दूसरे प्लांट का है रिंकल्ड और येलो, रिंकल्ड येलो। तो अब यहाँ से जो गैमेट बनेंगे वो क्या हो सकते हैं, कैपिटल आर सेम है यहाँ पर, आर वाई एंड आर वाई। अब इन दोनों से जो F1 जनरेशन आई है, F1, ये F1 जनरेशन है, ये यहाँ पर गैमेट्स हैं, गैमेट्स को बोलेंगे हम युग्मनज, युग्मनज, और ये हमारी F1 संतति, फर्स्ट जनरेशन। फर्स्ट जनरेशन के अंदर राउंड और येलो, राउंड और येलो कलर के ये सीड होंगे, राउंड है और येलो, तो यानी कि राउंड वाला कैरेक्टर क्या है, डोमिनेंट है, और यहाँ पर येलो वाला कैरेक्टर डोमिनेंट है। अब ये जो F2 जनरेशन, यहाँ सेल्फ पोलिनेशन कराया जाएगा, F1 into F1, दोनों के बीच में सेल्फ पोलिनेशन कराया जाएगा। तो अब ये जो कितने टाइप के सीड बनेंगे, 4 तरह के सीड बनेंगे, R कैपिटल Y, R स्मॉल y, स्मॉल r कैपिटल Y, स्मॉल r और स्मॉल y। ये देखो 4 गैमेट यहाँ से पॉसिबल हैं, गैमेट्स सेम यहाँ से भी 4, यही सेम गैमेट पॉसिबल है। अब इन दो की जब हम क्या कराएंगे, सेल्फ पोलिनेशन कराएंगे तो ये रिजल्ट बनेगा, सिर्फ पहले वाले की तरह ही इसको फिल करना है। यहाँ पर एक तरफ हमने सपोज ये ऊपर फीमेल के हैं ये वाले गैमेट, और एक तरफ मेल के गैमेट लिख लिए हैं। अब इस तरह से इस पूरे बॉक्स को हम फिल करेंगे, जैसे हमने पिछले मोनो हाइब्रिड कोर्स में किया था, इन दोनों की मल्टीप्लाई करेंगे, इसकी जो है इन चारों से मल्टीप्लाई करेंगे, फिर इसकी इन चारों से मल्टीप्लाई करेंगे, ऐसे करके हम इस पूरे जो है स्क्वायर को फिल कर लेंगे, और ये देखेंगे
कि काउंट करेंगे तो राउंड और येलो, राउंड के लिए क्या रहेगा, कैपिटल R डोमिनेंट है राउंड के लिए, और येलो के लिए कैपिटल Y। ये जो करेक्टर है, अगर इनमें से एक भी पॉसिबल है तो जो सीड होगा वो राउंड और येलो होगा, और ऐसे 9 केस पॉसिबल है, ये आप काउंट करना। एंड राउंड एंड ग्रीन, अब ग्रीन के लिए दोनों क्या होने चाहिए, Y, स्मॉल y, और राउंड के लिए कैपिटल R। ये वाली जो कंडीशन को काउंट करेंगे तो हम 3 ऐसे सीड मिलेंगे, रिंकल्ड एंड येलो। रिंकल्ड के लिए स्मॉल r होने चाहिए दोनों, और येलो के लिए कैपिटल Y। तो ऐसी पॉसिबिलिटी 3 है। एंड रिंकल्ड एंड ग्रीन, रिंकल्ड भी और ग्रीन भी होगा, तो रिंकल्ड के लिए स्मॉल r एंड ग्रीन के लिए स्मॉल y। तो ये सिर्फ एक ही पॉसिबिलिटी है, ये लास्ट वाली, ये देखिए। तो इसका जो फिनोटाइप क्या होगा, फिनोटाइप। पेपर में आपको फिनोटाइप लिखना आएगा कि आप डाई हाइब्रिड क्रॉस का फिनोटाइप लिखे तो आप लिखेंगे 9:3:3:1, ये फिनोटाइप आपको लिखना है। तो इस एक्सपेरिमेंट के बेसिस पे उन्होंने दिया था लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। उन्होंने देखा जो कैरेक्टर्स हैं वो स्वतंत्र रूप से एक दूसरे पे ट्रांसफर हो रहे हैं, हर तरह की वैरायटी के। देखो राउंड येलो के साथ भी जा रहा है, राउंड ग्रीन के साथ भी है, रिंकल्ड येलो के साथ भी है, और रिंकल्ड ग्रीन के साथ भी है। तो कैरेक्टर जो है स्वतंत्र रूप से ट्रांसफर हो रहे हैं। तो ये लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट जो है वो डाई हाइब्रिड क्रॉस के अकॉर्डिंग दिया गया था। जा रहे हैं आप सेक्स डिटर्मिनेशन, लिंग निर्धारण। यहाँ हम देखेंगे कि जब एक नर और मादा एक बच्चे को जन्म देते हैं तो उसका लिंग क्या होगा, उसका जेंडर क्या होगा, मेल होगा या फीमेल होगा। तो ये देखिए, नर और मादा दोनों के अंदर, अभी हमने समझा था कि 23 एक ह्यूमन के अंदर 23 पेयर ऑफ क्रोमोसोम्स होते हैं, टोटल 46। और 23 में से जो 22 जो क्रोमोसोम्स हैं, 22 पेयर जो हैं वो दोनों में सेम होंगे, पर जो लास्ट जो एक पेयर है वो उसको बोलते हैं सेक्स क्रोमोसोम्स। ये जो मेल के अंदर क्या होगा, एक्स वाई, एंड फीमेल के अंदर होंगे दोनों एक्स एक्स। मेल के अंदर होगा एक्स वाई और फीमेल में एक्स एक्स। तो अभी देखिए, अब देखेंगे पॉसिबिलिटी क्या क्या है गैमेट्स फॉर्मेशन की। यहाँ से जो गैमेट्स होंगे वो दो तरह के होंगे, एक्स और वाई, एक्स एंड वाई। और जो मादा है यहाँ से, तो दोनों में ही, यहाँ पर जो फीमेल है उसके अंदर तो दोनों ही एक्स एक्स क्रोमोसोम है, सेक्स क्रोमोसोम। तो यहाँ गैमेट क्या हो, सारे गैमेट एक्स टाइप के ही होंगे। तो अब ये देखिए, गैमेट की जब फ्यूजन होगी, जब जाइगोट बनेगा, तो क्या पॉसिबिलिटी रहेंगी, ये एक्स जो है इस एक्स के साथ फॉर्म करेगा तो ये एक्स एक्स, और ये जो y है अब इस y के साथ फॉर्म करेगा तो एक्स वाई। एक्स एक्स की कंडीशन के अंदर मादा यानी कि क्या होगा, फीमेल चाइल्ड, और एक्स वाई की कंडीशन डेवलप होगी या नर यानी कि मेल चाइल्ड। अब इसको अगर क्रॉस से समझे हम कि ये जो गैमेट्स हैं वो मेल के हैं और नीचे वाले फीमेल के गैमेट हैं, एक्स वाई एंड एक्स एक्स। तो ये देखिए, अब दोनों के चांसेस क्या है कि मेल होगा या फीमेल होगा। एक्स, यहाँ पर एक्स एक्स 2 बार है, एक्स वाई भी 2 ही बार है, यानी कि 50-50% चांस है किसी चाइल्ड के फीमेल या मेल होने के। था इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक। तो चलिए करते हैं क्विक रिवीजन। आज के चैप्टर में हमने पढ़ा कि जो सभी ऑर्गेनिज्म है वो रिप्रोड्यूस करते हैं और अपने जैसे दूसरे जीवों को डेवलप करते हैं। अब इस डेवलप करने से क्या होती है, वेरिएशन होती है। और ये वेरिएशन होती क्यों है, जब एक सेल 2 सेल को जनरेट करती है तो वहाँ डीएनए की भी कॉपी होती है। अब इस डीएनए की कॉपी में जो इन्फॉर्मेशन है, अगर वहाँ सीक्वेंस में थोड़ी सी भी क्या हो जाए, गलती हो जाए, तो वहाँ वेरिएशन आ जाती है। तो इससे क्या होगा, यानी कि डीएनए की जो प्रतिकृति मतलब कॉपी बनेगी, तो उसमें त्रुटि के कारण क्या है, प्रजनन के अंदर भिन्नता आ जाती है। तो अब जो विभिन्नता है पर वो हेल्प करती है एक स्पीशीज को सरवाइव करने के अंदर। सरवाइव कैसे करेगी, उसको नेचर के अकॉर्डिंग अपने आप को अडेप्ट करने के कैरेक्टर को डेवलप कर देती है ताकि वो सरवाइव कर सके। अब कुछ ऐसे ट्रेड्स भी होते हैं जो सिमिलर होते हैं। अब उन जो सिमिलर जो ट्रेड्स है, जो इनहेरिटेड ट्रेड्स, यानी कि जो ऐसे ट्रेड्स, समान लक्षण जो अपने माता पिता से संतति को प्राप्त होते हैं, उनको क्या बोलते हैं, उनको बोलते हैं अनुवांशिक कैरेक्टर यानी कि हेरिडिटी। हेरिडिटी, इसका जनक किसको बोलते हैं, ग्रेगर जॉन मेंडल को इनका जनक कहा जाता है, क्योंकि सर्वप्रथम इन्होंने ही पी प्लांट पर एक्सपेरिमेंट करे थे और उनके बेसिस पर इन हेरिडिटी के लॉ दिए थे, लॉ ऑफ इनहेरिटेंस उन्होंने दिए थे। 3 लॉ दिए थे उन्होंने, लॉ ऑफ डोमिनेंस और लॉ ऑफ सेग्रीगेशन एंड लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। और ये जो एक्सपेरिमेंट थे वो क्या थे,
हमने मोनो हाइब्रिड और डाई हाइब्रिड दो तरह के एक्सपेरिमेंट यहाँ करे हैं। मोनो हाइब्रिड क्रॉस को समझा है और डाई हाइब्रिड क्रॉस को। और इस वीडियो का लास्ट टॉपिक था सेक्स डिटर्मिनेशन, लिंग निर्धारण। मनुष्य में लिंग निर्धारण किस तरह किया जाता है, कैसे पता चलता है कि कोई बच्चा लड़का होगा या लड़की होगी। तो इस वीडियो में मैंने इस चैप्टर के थ्योरी पार्ट को डिस्कस कर दिया है। नेक्स्ट पार्ट में मैं इसे क्वेश्चन आंसर डिस्कस करूंगी। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज इसे लाइक और शेयर करें और मेरे चैनल द साइंस ओशियन को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।